कल एलिमिनेशन चेंबर में जो सीएम पंक और फिन बैलर का मैच हुआ था भाई, सीएम पंक के लिए तो वो थोड़ा सीरियस सा हो गया। कल जैसे हम कल चैनल पे दूसरी वीडियो में हमने पोस्ट शो के बारे में बात करी थी, उसमें अगर पास से देखा जाएगा भाई सीएम पंक का फेस, तो लिटरली आप सीएम पंक के जो जूतों के छाप हैं उसको सीएम पंक के फेस पे देख सकते हो। मतलब ये तो हम ऐसे मजाक मजाक में या फिर ऐसे थोड़ा अपने बात को बड़ा चढ़ा के ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा मारूंगा हाथ छाप दूंगा, ऐसा मारूंगा जूता छाप दूंगा। सही में फिन बैलर का जो जूता है वो सीएम पंक के मुंह पे छपा हुआ है। वैसे अगर आप सीएम पंक के रेसलिंग मैचेस की बात करो तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ ज्यादा ही अलग होते हैं, मतलब वो ऐसे रहते हैं कि हाँ ठीक काम कर दिया सीएम पंक ने। मेन उनका जो हथियार है वो है उनका प्रोमो वर्क, जो कि हमेशा ही बेस्ट रहता है, और इसका एग्जांपल उन्होंने दे भी दिया था पोस्ट शो में, जो मैंने आपको कल शाम वाली वीडियो में बताया था रोमन रेंज के बारे में जो उन्होंने बोला था। तो पूरा जूता ही छप गया सीएम पंक के फेस पे। तो बोल सकते हैं कि भाई अभी भी वो जो टफनेस है वो तो है पूरी पूरी सीएम पंक के अंदर। और फिन बैलर से रिलेटेड भी आपको एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कितनी सही है या फिर कैसे होने वाला है, लेकिन इतने टाइम से फिन बैलर का जो फेस टर्न है ऐसा लग रहा है कि वो पेंडिंग है। अब मेल्जर चीचा का ये कहना है इसके बारे में कि ये जो हैंडशेक किया मैच के बाद सीएम पंक और फिन बैलर ने, वो डब्ल्यूडब्ल्यू का एक स्टेप था उस डायरेक्शन में कि अब वो फिन बैलर का फेस टर्न करने वाले हैं। अब इस बात के ऊपर मैं क्यों भरोसा नहीं करता, इसलिए नहीं कि ये मेल्जर ने बोली है, इस वजह से क्योंकि जजमेंट डे की स्टोरी से तो मैं जहां पे भी जजमेंट डे आसपास आ गए मैं मान के चलता हूं कि भैया अगर एक दिन का काम है तो वो एक साल में होने वाला है। तो फिर इस चीज के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक अब फिन बैलर का हम टीवी पर ही ना देख लें कि ऑफिशियली फेस टर्न हो चुका है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 846 में। और कल सेथ रॉलिंस के रिटर्न के साथ काफी सारी बातें होना शुरू हो चुकी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा किसी एक शो से बड़ा मूवमेंट ढूंढती है, वो था कल सेथ रॉलिंस का अनमास्क करना अपने आप को और उनका रिटर्न होना। तो भाई 15 घंटों के अंदर इस पर 27 मिलियन व्यूज भी हो चुके हैं, जो कि गुड नंबर्स हैं इस हिसाब से कि डब्ल्यूडब्ल्यू को एक मूवमेंट मिला है चेंबर के लिए। और इसके साथ साथ कल का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है वहां पे एडम पियर्स ने बताया है कि वो एड्रेस करने वाले हैं इस पूरी सेथ रॉलिंस की सिचुएशन को। अब देखो, आप एक जनरल मैनेजर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एलिमिनेशन चेंबर मैच में बाहर से एक बंदा आया है तो भाई ये बात तो एक्सेप्ट होगी नहीं, लेकिन स्टोरी के हिसाब से तो भैया एकदम डब्ल्यूडब्ल्यू का परफेक्ट मूव था, क्योंकि उनको सेथ रॉलिंस को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करना था, जो कि सही तरीका भी है। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत सारे ऑप्शंस बचे नहीं है सेथ रॉलिंस से जुड़े हुए। तो अब देखते हैं कल किस तरीके से इस चीज को वो एड्रेस करते हैं। और अगर ब्रॉन ब्रेकर इस पूरी सिचुएशन से बाहर ना हुए होते तो भाई कल जैसे लोगन पॉल को हम लोगों ने देखा, उन्होंने एक तरीके से विजन को ही रिप्रेजेंट किया, और जे उसो का बाहर जाना लोगन पॉल का फिर अंदर आना बना, जिस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस के रिटर्न को एलिमिनेशन चेंबर में बुक कर पाए। तो ये था इस पूरी कहानी का मतलब। और लोगन पॉल ने कल 3 पिनफॉल किया। अब सोचो अगर ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में होते तो एग्जैक्ट जो काम लोगन पॉल ने किया है विजन के लिए वही काम ब्रॉन ब्रेकर करने वाले थे। तो इसका मतलब सेथ रॉलिंस आके शायद ब्रॉन ब्रेकर को फोड़ते, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के फोड़ने से पहले ही ब्रॉन ब्रेकर खुद ही फूट चुके हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि इस साल की रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच होने वाला है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि डर्ट शीट्स का कहना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान नहीं है सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल के सिंगल्स मैच का। अगर आप सिर्फ चेंबर का एंगल देख के ये सोच रहे हो, उनका कहना यह है, जो कि मेरे को सरप्राइजिंग लगा क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल होपफुल है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच रेसलमेनिया में हो पाएगा, और उसके ब्रॉन ब्रेकर का पहले आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। पहला, सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच ऑलरेडी हो चुका है रेसलमेनिया में, तो फिर ऐसा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों चाहेगी दोबारा बनाने के लिए। लेकिन फिर आप लोगन पॉल की बुकिंग के हिसाब से देखो, कितनी जैसे जॉन सीना के फेयरवेल टूर में भी कितने लोगन पॉल को मौके मिले, तो लोगन पॉल के लिए, लोगन पॉल के नजरिए से तो ये बड़ा मैच है, सेथ रॉलिंस के नजरिए से बड़ा मैच नहीं है। तो फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ब्रॉन ब्रेकर आ गए तो स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू सिंगल्स मैच ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का ही करने वाली है। और इसी वजह से उन्होंने सेथ रॉलिंस को विजन वाली स्टोरी में फंसा के रखा है। तो बेस्ट ये होगा कि ऐसा लगेगा कि सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच होने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ही ब्रॉन ब्रेकर आ जाएंगे अपनी फुल्ली रिकवरी करके, और उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का सिंगल्स मैच एट रेसलमेनिया। और इसमें फिर पॉल हेमन का जो तड़का है वो अगर अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से लग जाए तो फिर ये अपने आप में खुद में एक हाई प्रोफाइल मैच है। आजकल मैं बोलूंगा कि पॉल हेमन वैसा कलाकार आदमी लग नहीं रहा जैसा वो
पहले हुआ करता था, पता नहीं, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले पॉल में टीवी पे दिखता था, लगता था भाई अभी कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सबकी बातें सेम हो चुकी हैं, वही हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ में सेम चीज़ें होती हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब इसको पूरी तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो पॉल हेमन नहीं है जिसे हम इतने सालों से जानते हैं, जिस पॉल द कलाकार हेमन को हम जानते हैं। कल के एलिमिनेशन चेंबर को लेके फैंस का मिक्स्ड ओपिनियन है बहुत ज़्यादा। चेंबर मैचेस को लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, बुकिंग डिसीजंस को काफ़ी हद तक अप्रिशिएट किया है। फिर वो डैन हाउजन का आना, वो अपने आप में एक अलग ही केओस बना रहा। लेकिन अभी फैंस का कहना ये है कि क्या एलिमिनेशन चेंबर को हटा ही देना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस रोड टू रेसलमेनिया से। वो कहते हैं कि ये तो ऐसा कि मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा इसको रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेंबर को आमने सामने रख के देख रहे हैं। कि जैसे अभी ट्रिपल एच का भी ये वाला ट्वीट आया, देखो कि 2 रेसलमेनिया मेन इवेंट मैचेस सिक्योर हो चुके हैं, थैंक यू फॉर ग्रेट नाइट शिकागो। अब किसी ने इस पर रिप्लाई करते हुए बोला भैया तो रॉयल रंबल का क्या मतलब होता है फिर, अगर आपको एलिमिनेशन चेंबर से ही अपने रेसलमेनिया के मेन इवेंट मिल रहे हैं, जो कि सही बात भी है, क्योंकि आप एलिमिनेशन चेंबर को पहले ऐसे भी बुक करते थे जहां पे एक चैंपियन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करता था। तो वो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है कि रॉयल रंबल का सीधा लिंक रेसलमेनिया से मेन इवेंट करने के लिए, और उसके बाद बीच में स्वर्व डालने के लिए या फिर कोई स्टोरी लाइन चेंज करने के लिए, कोई ट्विस्ट लाने के लिए एलिमिनेशन चेंबर सही जगह हो सकती है, जहां पे आप क्या पता टाइटल चेंज भी करवा दो, या फिर वहां से एलिमिनेशन चेंबर से भी स्टोरी लाइन्स शुरू करो उस चेंबर मैच से रेसलमेनिया के लिए। तो अभी लोगों का ये कहना है इसके ऊपर। आपका क्या ओपिनियन है जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में एलिमिनेशन चेंबर को हमने बदलते हुए देखा है? क्योंकि हाँ मतलब लग तो रहा है ऐसे कि रोड टू रेसलमेनिया में ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही बकवास हो रहा है, लेकिन वो एक तगड़ी, एक वो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि वही हवा में पूरे एनर्जी आ गई, वैसी वाली चीज़ एलिमिनेशन चेंबर में कुछ हो तो मज़ा है। उस तरीके से शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसको रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसा फैंस का कहना है। तो आपका क्या ओपिनियन है फिर इसके बारे में? अच्छा, डैन हाउजन की हम लोग बात कर ही रहे थे ना, तो भाई इसके बारे में भी एक रिपोर्ट आई है, और वो बात ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी क्रिएटिव लोग हैं ना, सभी का आपस में मिला के ये डिसीजन नहीं था डैन हाउजन को एक पीएलई में डेब्यू देने का। बहुत सारे हायर अप्स इस चीज़ के अगेंस्ट थे, और अब समझ में आ भी गया है कि भैया ये अगेंस्ट में होना सही था। देखो भाई, डैन हाउजन के साथ गड़बड़ ये हो गई, सिंपल इसको बताया जाए कि लोगों ने सोचा भाई मिस्ट्री ग्रेड में पता नहीं क्या निकलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी लगा कि ये जो कैरेक्टर है डैन हाउजन का, ये थोड़ा इसी तरीके का है, तो शायद यहाँ पे एक परफेक्ट फिट हो सकता है। लेकिन जब उसमें आप क्रिस जेरिको का एक रूमर जोड़ दोगे, उसमें आप रॉक का एक रूमर जोड़ दोगे, फिर उसके बाद डैन हाउजन अगर निकल के आता है, तो वो फिर थोड़ा सा फैंस को डिसअपॉइंटिंग लगा। मुझे लगता है कि डैन हाउजन को अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे रैंडमली लेके आती और फैंस के बीच में ओवर होने दी तो वो बढ़िया होता, क्योंकि कल लाइट्स ऑफ होने के बाद भाई बहुत तगड़ी वाली बूज भी मिली है डैन हाउजन को। तो देखते हैं अब यहाँ से ही कैसे जाती है। अब सबसे बड़ा कलेश तो तब हो जाएगा, डिजास्टर तब हो जाएगा, जब डैन हाउजन कल मंडे नाइट रॉ में आते हैं और लोगों ने उनको वहां पे बू कर दिया, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं जो उनके साथ हो रहा है। क्योंकि उनका क्या इस चीज़ से लेना देना, वो तो जिस तरीके से क्रिएटिवली उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू करवाना चाह रही थी वो उन्होंने कोशिश करी, बेचारे उस चक्कर में डैन हाउजन लपेटा गया। रिया रिप्ली और जेड कारगिल का मैच होने वाला है इस साल की रेसलमेनिया में, और भाई ट्विटर पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो वही है कि जब मैं कहता हूँ कि ऐसा मूवमेंट की कैसे अलाउ हो जाती है ऐसी चीज़ें, वैसा कुछ जेड कारगिल और रिया रिप्ली के बीच हुआ है। तो एक इंटरव्यू वाली वीडियो खुद ही जेड कारगिल ने अपने अकाउंट पे पोस्ट करी, जिसके बाद रिया रिप्ली बोलती है कि जो भी तू काम करती है ऑल यू डू इज टॉक, मतलब कि तू हमेशा सिर्फ बातें करती रहती है, बातें करती रहती है। और जेड कारगिल ने इस चीज़ का क्या जवाब दिया, टॉक, अच्छा उस तरीके से, लाइक द आवर्स यू स्पेंड टॉकिंग टू क्रिएटिव। मतलब जेड कारगिल, ये एक तो रिया रिप्ली को वैसे ही बोला जाता ना कि भैया ये बहुत ही ओवर रेटेड है, इसको हमेशा अच्छी बुकिंग मिलती है, तो जेड कारगिल ये बोले कि अच्छा अच्छा वही टॉक ना जो तू घंटों घंटों क्रिएटिव लोगों के साथ करती रहती है। बेसिकली वो ये बोलना चाह रही थी कि ताकि उनकी बुकिंग अच्छी हो जाए, वो हमेशा स्पॉटलाइट में रहे, कुछ ऐसा कहना था जेड कारगिल का। उसके बाद भी इनकी जो एक्सचेंजेस हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो काम भी तुम ट्विटर पे कर रहे हो इसको तुम टीवी पे करो तो और ज़्यादा इसको देखने में मज़ा आएगा। और जेड कारगिल को एज चैंपियन, इसके बारे में आई थिंक हमने बात नहीं करी है इतनी, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया, बस एक बेसिक, हाँ जेड कारगिल की फिजिक अच्छी है, जेड कारगिल का कैरेक्टर सही लगता है, बस उसके ऊपर चैंपियनशिप चिपका दी। जितनी सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती थी वो उन्होंने करी नहीं है जेड कारगिल के साथ। और यहाँ पे इस समय हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो शायद बाहर कुछ सामान भी गिरना शुरू हो गया है। तो ये है जेड कारगिल के बारे में ओपिनियन। बहुत कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास करने के लिए था, लेकिन वैसा उन्होंने किया नहीं है। तो चलो अब इस बार की जो रेसलमेनिया है वो कैसी शेप ले रही है उसके ऊपर नजर डाल देते हैं। सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, स्टेफनी वकैर वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ओटन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के ऊपर अभी आने वाले हैं बस थोड़ी देर में, और फिर जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली। तो क्या हवा में आपको वो चीज़ महसूस हो रही है
कि अब रेसलमेनिया बहुत पास है, मतलब अब तो आप बोल सकते हो कि 40-50 दिनों के आसपास का जो टाइम है वो रह गया रेसलमेनिया के लिए। और कल की जो मंडे नाइट रॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये हमको पता है। कल शो पर रोमन रेंस आने वाले हैं, तो रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में क्या सेगमेंट होगा, स्पेशली वो ट्वीट को भी ट्रैक किया जा सकता है इस चीज़ में। फिर एलन नाइट भी होने वाले हैं कल शो पर, डोमिनिक मिस्टेरियो और पेंटा का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, ड्रैगन ली वर्सेस गुंथर फेस करने वाले हैं, और वही फिर सेथ रॉलिंस की जो सिचुएशन है उसको भी एड्रेस किया जाएगा। और यहाँ पे कल आपको एक पावरफुल मूवमेंट कल की मंडे नाइट रॉ से दिख सकता है, और वो है एक सेगमेंट रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में। अब किस तरीके से, देखो ऐसा नहीं कि इनके बीच में कोई स्टोरी शुरू होने वाली है, या फिर कुछ लोगों को मैंने भी देखा था वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर भी ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था, रोमन वर्सेस पंक ऑलरेडी सेट है, सेथ रॉलिंस के पास कोई ओपोनेंट नहीं है, उनको डाल दो इस मैच में। बनाने को आप बना सकते हो, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से इसका कोई लॉजिक बनेगा नहीं। लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट, एक आप बोल सकते हो स्टेयर हो सकता है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में। वो कैसे, क्योंकि सेथ रॉलिंस पूरी इक्वेशन से बाहर हैं अभी, क्योंकि रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो सिर्फ एक उस मूवमेंट को एक तरीके से एक्नॉलेज करने के लिए कि ओके तेरा वहां पे मैच है और मैं अभी दूसरी चीज के लड़ रहा हूँ। और वैसे भी सेथ रॉलिंस की हिस्ट्री कितनी रही है रोमन रेंस के साथ और सीएम पंक के साथ, मतलब जब से सीएम पंक आए थे सेथ रॉलिंस से पीछा ही नहीं छूटा था उनका। अब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ उनका जो पीछा है वो फिर उनसे छूटा है, जिस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा ही पर्सनल भी गए थे एक दूसरे के। तो मे बी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में एक मूवमेंट हो सकता है, और कंसिडर ये करना कि अब सेथ रॉलिंस का भी फेस टर्न हो चुका है, तो ये एक मूवमेंट डेवलप दे सकते हैं छोटा सा, बैक स्टेज से भी हो जाए तो आई थिंक फिर फैंस उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। बाकी कल की रॉ होने तो वाली तगड़ी, क्योंकि इतने सारे सुपरस्टार्स सेम रूफ के अंडर होने वाले हैं। इसके साथ साथ भाई रैंडी ओर्टन ने भी जो एलिमिनेशन चेंबर जीत लिया है। अब हम फैंस के भी अरमान बहुत जाग चुके हैं, और रैंडी ओर्टन भी काफ़ी ज़्यादा अब जो है मोटिवेटेड लग रहे हैं अपने मेन इवेंट के लिए, और इसलिए इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी अपने एलिमिनेशन चेंबर की, और जहाँ पर उन्होंने कैप्शन लिखा है #15 कमिंग सून। और अब इसी मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बोला था, शाम वाली वीडियो में बोला था, नहीं देखी जाके तो देख लेना, कल चैनल पर रिव्यू वाली वीडियो और उसके बाद फॉल आउट जो था एलिमिनेशन चेंबर का उसकी वीडियो आई है। तो अब जो मैच है फिलहाल के लिए रेसलमेनिया के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ओर्टन के बीच में। लेकिन पूरे चांसेस हैं कि इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंजेस करने वाली है। सबसे पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब तक हमको ग्राफिक नहीं दिखाया रैंडी ओर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच का, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफिक नहीं दिखाया तो मैच नहीं हुआ, जस्ट एक पॉइंट है ऐड करने के लिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ऑलरेडी मैच अनाउंस कर दिया है कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और इस मैच के होने ना होने से रिलेटेड जो बातें वो हमने कल शाम वाली वीडियो में अच्छे से करी थी, लेकिन जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरे मैच को, जिस तरीके से पूरी स्टोरी को दिखाया है, यहाँ पे चांसेस हैं कि ड्रू मैकिंटायर के पास से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ही लुट जाए और वो वॉक इन ही ना करें रेसलमेनिया में एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कौन सा मैच बना पाएगी, वो मैच जो कि ऑलमोस्ट 100 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है, और वो है रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। ये मैच हमको चाहिए था, लेकिन इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को देगी कि ड्रू से टाइटल लेके कोडी के पास लाके, और उसके बाद फिर कोडी वर्सेस रैंडी का मैच है रेसलमेनिया, ये मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। और अगर मैं ड्रू मैकिंटायर के एज फैन उनके नज़रिए से देखूं तो भाई ये तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर है फिर, कि तुमने ड्रू मैकिंटायर के साथ ये किया ही किया कि वो रेसलमेनिया की रोड टू रेसलमेनिया में उसने टाइटल जीता, और रेसलमेनिया में पहुंचने से पहले ही उसके पास से जो टाइटल है वो चला गया। फिर दूसरी चीज़ वही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मल्टी पर्सन मैच बना देगी, मतलब नेक्स्ट इस हफ्ते जो मैच होने वाला है स्मैकडाउन में, उसमें टाइटल चेंज नहीं होगा, बल्कि बहुत ज्यादा भसड़बाजी हो जाएगी। जैसे जेकब फाटू वहां पे आ जाएंगे, फिर रैंडी ओर्टन एलिस्टर ब्लैक के बीच में भी जो बैक स्टेज सेगमेंट्स थे, तो एलिस्टर ब्लैक को भी ये स्टिल मिक्स में रखने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, रैंडी ओर्टन, जेकब फाटू, एलिस्टर ब्लैक, या तो एक फेटल 5 वे मैच या फिर एक फेटल 4 वे मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए करेगी एट रेसलमेनिया। और फिर ये बहुत सारे फैंस को पिस ऑफ करने वाला है, क्योंकि अभी वाली जो डायरेक्शन है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ओर्टन की, ये नहीं बोलूंगा कि इसको लोग एक ड्रीम मैच की तरह, एक बिग हाई प्रोफाइल मैच की तरह देख रहे हैं, लेकिन कोडी रोड्स का इस तरीके से आना वो भी तब जब, अब तो उनका सेंस बनता नहीं कि वो एलिमिनेशन चेंबर में नहीं जीते, तो वही है कि वो कॉर्पोरेट कोडी रोड्स वाली बात हो जाती है। बाकी आज इस बार जो नेचुरल टीम की होली वाली सेल है वो लंबी चल रही है, उसका फायदा उठा लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, आरपंत वाला कोड यूज करोगे तो सीधा 20% ऑफ है नेचुरल टीम के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो प्रोटीन अगर थोड़ी महंगी बातचीत हो जाती है आपके लिए, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट मौका है अपना स्टैक पूरा करने के लिए। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।